हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CAPF ऑफिसर्स। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम CAPF 2025 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम CAPF AC 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर द्वारा निम्नलिखित में से किन सेक्टरों को महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में चिन्हित किया गया है? पहला, विद्युत और ऊर्जा। दूसरा, उद्योग। तीसरा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। चौथा, सिंचाई। पांचवा, शिक्षा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC जो है, ये भारत में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है, जो कुछ क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में चिन्हित करती है, जिसमें से है विद्युत और ऊर्जा और बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति ने डाकघर संशोधन विधेयक 1986 को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था? A. R. वेंकटरमन, B. शंकर दयाल शर्मा, C. ज्ञानी जेल सिंह, D. K. R. नारायणन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, ज्ञानी जेल सिंह। अगला प्रश्न है, मिलोना कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के प्रतीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रतीक का नाम फ्यूचुरा है। दूसरा, ओलंपिक के इतिहास में पहली बार लोकप्रिय मतदान वोट के द्वारा इन खेलों के प्रतीक को चुना गया था। उपयुक्त में से कौन सा कौन से कथन सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, 1 और 2 दोनों, क्योंकि मिलोना कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के जो प्रतीक हैं, उसका नाम फ्यूचरा है और ये ओलंपिक के इतिहास में पहली बार है जब वोट के द्वारा इन खेलों के प्रतीक को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री पहल सागर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। A. यह क्वाड के अधीन संयुक्त सेना अभ्यास संचालित करने के लिए एक मंच है। B. इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। C. यह हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत, अमेरिका और जापान का गठबंधन है। D. यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गठित किए गए समुद्री डकैती पर संपर्क समूह कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी में भारत की भागीदारी को दिया गया नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्रों के देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए है जलवायु सम्मेलन, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, और लिस्ट 2 में कंट्री का नाम दिया है। बताना है COP 26 कहाँ पर हुआ था? COP 26 ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। B. COP 27 इजिप्ट। COP 28 UAE और COP 29 अजरबैजान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अधीन संघ या राज्य की सिविल सेवा का कोई सदस्य सेवा से विधि विरुद्ध पदच्युत किए जाने से संरक्षण मांग सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, आर्टिकल 311।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन अनक्लॉज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, अनक्लॉज विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों पर संप्रभु अधिकारों के संबंध में राज्यों के बीच विवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सीधी कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत करता है। ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो अनक्लॉज है, ये इसमें राज्यों के बीच विवाद के मामले को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण जैसे तंत्र प्रदान करता है, न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सीधे कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत करता है। दूसरा है, अनक्लॉज संलग्न क्षेत्रों को परिभाषित करता है और इनके कार्यों को निर्दिष्ट करता है। सही है। तीसरा, भारत और अमेरिका दोनों ने अनक्लॉज का अनुसमर्थन किया है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल भारत ने अनुसमर्थन किया है, यूएस ने नहीं। फोर्थ, अनक्लॉज भूबद्ध राज्यों को कतिपय अधिकार प्रदान करता है। ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 and 4 ओनली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मडीमैन समिति ने आवश्यक वित्तीय सुधार के रूप में लेखा परीक्षा से लेखाओं को पृथक करने की सिफारिश की। और दूसरा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना डॉक्टर पॉल एच एपलबी की सिफारिश के अनुसार किया गया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। बात करें मडीमैन समिति की, तो इसका गठन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत द्विशासन प्रणाली के कामकाज की जांच के लिए किया गया था, न कि लेखा परीक्षा से लेखाओं को पृथक करने की सिफारिश की इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 2, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना डॉक्टर पॉल एच एपलबी की सिफारिश के अनुसार किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, और ये किया गया था 1954 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट कहती है कि बजट को व्यय के निमित्त कर प्राप्तियों के सरल संतुलन के रूप में नहीं, बल्कि एक सुव्य की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसमें कराधान और व्यय के लिखतों का उपयोग अर्थव्यवस्था की दिशा को प्रभावित करने के लिए किया जाता है? ए, प्रशासनिक सुधार समिति रिपोर्ट, बी, हूवर आयोग रिपोर्ट, सी, हॉल्डेन समिति रिपोर्ट, डी, व्यय के नियंत्रण पर प्लॉडेन रिपोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यय के नियंत्रण पर प्लॉडेन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, G20 की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1, G7 के सभी देश G20 के सदस्य हैं। दूसरा, ब्रिक्स के सभी देश G20 के सदस्य हैं। तीसरा, एशियन के सभी देश G20 के सदस्य हैं। और चौथा, सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य G20 के सदस्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार केवल राज्य के लिए प्रवर्तनीय है। और दूसरा, भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार केवल नागरिकों के पक्ष में प्रवर्तनीय है। तीसरा, भारत के संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट कुछ अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए प्रवर्तनीय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है आयोग और समिति का नाम, और सूची 2 में है सिविल सेवा परीक्षा में सुझाया गया सुधार। ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग, बी, सतीश चंद्र समिति, सी, पीसी होता समिति, डी, प्रोफेसर वाई के अलग समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें कोठारी आयोग
की? तो कोठारी आयोग का गठन 1976 में हुआ था। सतीश चंद्र समिति, इसका गठन 1989-90 में हुआ था। पीसी होता कमेटी, इसका गठन 2004 में हुआ था। और प्रोफेसर वाई के अलग समिति, इसका गठन 2001 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 243D। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 को समाप्त करने की सिफारिश दूसरे प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा की गई थी। और दूसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा मिशन शक्ति DRDO नाम किसे दिया गया है? ए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, बी वायु से वायु में मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल, सी उपग्रह भेदी मिसाइल एंटी सैटेलाइट, और डी नाभिकीय ऊर्जा चलित आक्रमण पनडुब्बी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपग्रह भेदी एंटी सैटेलाइट। अगला प्रश्न है, 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत में पोशाक और पगड़ी शिरोवस्त्र केश विन्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, किसी पूर्ववर्ती युग की तुलना में सिले हुए वस्त्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाती थी। दूसरा, बिना किसी पुष्प अलंकरण की सरल चोटियाँ महिलाओं की केश विन्यास की प्रमुखता थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इस कोड के माध्यम से हमको जवाब देना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, कि किसी पूर्ववर्ती युग की तुलना में सिले हुए वस्त्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में लंदन में कांग्रेस की भागीदारी के बिना हुआ। और दूसरा, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। तीसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता के विचार का पक्ष नहीं लिया। चौथा, 1935 के अधिनियम में गवर्नर को किसी प्रांत का प्रशासन संभालने और चलाने की कोई शक्ति नहीं दी गई। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। 1 और 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों और उनके विषयों के युग्म पर विचार कीजिए। पहला, तिलकमंजरी गणित, दूसरा निघंटु चिकित्सा शास्त्र, तीसरा जानकी हरण तर्कशास्त्र। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें इसका सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिर्फ 2। दूसरा ऑप्शन है जो सही सुमेलित है। पहला जो है तिलकमंजरी धनपाल द्वारा रचित है और यह एक गद्य काव्य है। बात करें निघंटु की, तो ये वैदिक शब्दों का संग्रह माना जाता है। इसमें मेडिसिन भी है, चिकित्सा शास्त्र भी इसमें शामिल है। जानकी हरण की बात करें तो जानकी हरण कुमारदास द्वारा रचित है और इसमें संस्कृत महाकाव्य दिए हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि शक संवत के 72वें वर्ष में रुद्रदमन के शासन के दौरान भीषण तूफान आया था। उस भीषण तूफान के आने का समय CE में क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 150 CE। अगला प्रश्न है, विजयनगर का भ्रमण करने वाले यात्री अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर में अनेक पुष्प व्यापारियों के
उपस्थिति का उल्लेख किया था और एक विशेष पुष्प का उल्लेख किया था जो वहाँ के लोगों को भोजन जितना आवश्यक प्रतीत होता था। अब्दुल रज्जाक द्वारा किस प्रजाति के पुष्प का उल्लेख किया गया? चमेली, कमल, गुड़हल, गुलाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलाब। इसके अलावा 2025 में भी एक क्वेश्चन है जो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन है विजयनगर के राजा, एक सेकेंड, क्वेश्चन है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने शासनकाल पर अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? इसका राइट आंसर है क्या है? तेलुगु। तो देखिए हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए PYQs ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विजेता राजा से अपेक्षित था कि वह जीते गए राज्य क्षेत्र में विशेष सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे। यह विशेष सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? A केवल वर्ण व्यवस्था पर, B धर्म वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर, C केवल धर्म पर, D वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित कालों पर विचार कीजिए। शककाल, कलचुरी काल, विक्रम काल, हर्ष काल, गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा आदि से आरंभ करते हुए उपयुक्त कालों का सही कालानुक्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31542। 31542। अगला प्रश्न है, नलियेरा दिव्य प्रबंधम क्या है? ए अलवारो द्वारा रचित पद्यावली के रूप में संकलित रचनाएं, बी नयनारों द्वारा रचित भजन, सी चोल राजाओं के लिए रचित स्तुतियाँ, डी मलयालम में ऋग्वेद के स्रोतों की व्याख्या। तो जिन लोगों ने भी 12th पार्ट 2 की NCERT पढ़ी है, चैप्टर नंबर 2, उसमें ये वहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिया गया है, दिखाऊंगी मैं बाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवारो द्वारा रचित पदावली के रूप में संकलित रचनाएं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन असम के वैष्णव सुधारकों की जीवनियों में बार बार उल्लिखित भुनी, पचारा और दुपाती क्या है? ए धार्मिक चढ़ावों में उपयोग की जाने वाली धातु के बर्तन, बी कृषि उपकरण, सी बोहाग बिहू उत्सव के समय प्रयुक्त संगीत वाद्य यंत्र, डी पुरुषों के वस्त्रों के भाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और असम, मध्यकालीन असम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। दूसरा, इस कानून का विरोध करने के लिए खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तीसरा, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि स्थानीय नेताओं को विरोध जारी रखने की अनुमति दी गई थी। ये ऑप्शन गलत है, पढ़ के ही गलत लग रहा है। जब गांधी जी गिरफ्तार हो रहे हैं तो बाकी स्थानीय नेताओं को भी छोड़ेंगे, उन सबको भी गिरफ्तार किया गया था। इसका राइट आंसर है 2। इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 गलत है, एक ही सही है। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। धन्यवाद।